चलिए दोस्तों, आज एक और नया टॉपिक संविधान के स्रोत सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नया टॉपिक लेकर अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, संविधान का स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जहां से आईएएस आरएएस से लेकर तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, अब बात यह है कि आईएएस आरएएस में किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, उन तमाम बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो आईएएस और आरएएस जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दोस्तों, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर संविधान के स्रोत से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ दे दिया जाएगा आपको पर्टिकुलर कोई भी स्रोत, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, न्यायिक पुनरावलोकन। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि कमेंट्स मुझे प्रॉपर इस पे नजर नहीं आ रहे, आप एक बार देखिएगा उसको जी। और उसके सामने पर्टिकुलर कंट्री का नाम दे दिया जाएगा दोस्तों, और सुमेलित करवा करके आपसे पर्टिकुलर उस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अपन बात करें रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, इन एग्जाम्स के संदर्भ में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दोस्तों। एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है कौन से देश के संविधान से लिया गया है। विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। गणराज्य है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया। इस प्रकार के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए आज इस टॉपिक को अपन बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों कि यहां से किसी प्रकार के क्वेश्चन के गलत होने की संभावना आप लोगों की समाप्त हो जाएंगी। अक्सर संविधान की आलोचना के संदर्भ में दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट है। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस किए गए, जो भी प्रावधान हैं, उनको दूसरे देशों के संविधान से उठाया और एज इट इज कॉपी कर दिया गया, एक एज इट इज यहां पर पेस्ट कर दिया गया है। और दूसरी आलोचना के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम को कार्बन कॉपी कहा जाता है दोस्तों। और कहा भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि 1935 के जो तमाम प्रावधान हैं उनको एज इट इज जिस रूप में उनका उल्लेख किया गया उसी रूप में यहां पर उल्लेखित कर दिया गया है। बहुत सारे दोस्त नए जुड़े हैं, अनीता कुमावत, सतीश मीना, सूर्य प्रकाश गोगासर, माया धाबाई, स्नेहा चौधरी, संजय शर्मा, कैरी मिंट, पूजा पचौरी, स्मिता मीना। हाँ दोस्तों, मुकेश मीना जी, सब लोग कह रहे हैं कि सर आज लेट हो गए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम रही दोस्तों। आप सब लोग इस चीज को अच्छे से वाकिफ है कि कई बार इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों आ जाती है यहां पर, तो उसको हमारी टेक्निकल टीम ने सॉर्ट आउट किया और फिर मैं आप लोगों के बीच लाइव आ पाया। एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट दोस्तों मैं आप लोगों के बीच करने जा रहा था कि डागोस टीम में और नई बेहतरीन फैकल्टीज को आप लोगों के लिए जोड़ा जा रहा है, ताकि जो भी आपके पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम रहती है उन सारी सब्जेक्ट रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए दोस्तों। मनीषा मेहरा, पवन कुमार, अजय जी, सब लोगों को नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सब लोगों को नमस्कार। आप लोगों के कॉमेंट्स में लास्ट में लूंगा दोस्तों। और बीच में कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही कि सर जो भी इंटरेक्शन है लाइव क्लास का मतलब यही है कि हम आपसे कोई क्वेश्चन करें, कोई डिस्कशन करें, उसका रिप्लाई आप हमारे से करो। बाकी पिछले जो 3 दिन का हमारा लाइव सेशन रहा उसमें आपके कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, निष्फिक्र होकर के आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, उसके सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को जवाब दिए जाएंगे। जो भी स्टडी रेलेवेंट आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सब लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं दोस्तों। आर के शर्मा जी, सुमेर सिंह, दिनेश प्रजापति, इंद्रराज मीना, दिनेश प्रजापति, स्नेहा चौधरी, संजय शर्मा, सब लोगों को नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं सर 6:30 क्लास ले लेना आप। संजय जी कोई दिक्कत नहीं है, अपने ये डिस्कशन बहुत शानदार चलता रहेगा और इस प्रकार की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो आती रहती है, प्लीज इस चीज को आप लोग माइंड मत कीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं अपन। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी कहा जाता है दोस्तों।
कार्बन कॉपी इसलिए कहा जाता है कि भारत शासन अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं, अभी चर्चा करेंगे अपन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रावधान जोड़े गए थे उन प्रावधानों को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस भारत शासन अधिनियम के जो प्रावधान थे दोस्तों जितने भी, उनको एज इट इज जिस रूप में वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में थे उसी रूप में उनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया दोस्तों। इस वजह से इसे कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। कुछ लोग इस भारतीय संविधान को अन इंडियन मानते हैं, अभारतीय। ये तो दोस्तों मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। और गलत इस वजह से होगा क्योंकि इस भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया गया दोस्तों। वो बात अलग है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया गया, कुछ सदस्यों का मनोनयन किया गया, लेकिन फिर भी इस भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया गया दोस्तों। तो इसे अन इंडियन नहीं कह सकते अपन, भारतीय नहीं कह सकते इसे अपन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन कि भारत शासन अधिनियम के संबंध में या भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से प्रावधानों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, पहला है संघीय तंत्र। फर्स्ट है संघीय तंत्र, जो फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम जो है वो भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। और क्या क्या प्रोविजंस हैं? राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द गवर्नर। चलिए दोस्तों फटाफट बताइए आप लोग, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन अगर आता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है। क्या ऑप्शन रहने वाला है राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में? दोस्तों क्या 5 वर्ष से पहले भी देश का राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है? हाँ बिल्कुल, संजय शर्मा जी कह रहे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों। क्लियर? अगला जो कंसेप्ट है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका है दोस्तों, ये न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इस संदर्भ में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आप लोगों के साथ। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब हमने डिस्कस किया था तो उस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि 1937 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में एक और प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और वो क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन सकता है आपका, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, जर्मनी के वाइमर संविधान से भी आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया था। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि जो आपातकालीन प्रावधान हैं इनका समावेश 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से ही किया गया दोस्तों। तो फिर आप लोग कहोगे कि जर्मनी के वाइमर संविधान से। दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे अभी, जर्मनी के वाइमर संविधान से यह प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किया गया कि इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय, जो मौलिक अधिकारों का जो स्थगन होता है, जो पोस्टपोन होता है, वो स्थगन से संबंधित जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं दोस्तों।
कुछ लोग सुमेर सिंह सैनी जी कह रहे हैं 352, 356, 360। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, अभी मैं डिटेल से बात करूंगा। पहले भी मैं बता चुका आप लोगों को यह बात कि हमारा जो उद्देश्य है वो पुलिस कांस्टेबल पटवार रीट तक का नहीं है। हम लोग आईएएस आरएस से लेकर तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेवेंट इंडियन पॉलिटी का जो भी पोर्शन रहेगा वो मैं बिल्कुल डेप्थ में जाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए, इमरजेंसी पावर से आपातकालीन जो शक्तियां हैं देश के राष्ट्रपति की, आपातकालीन जो प्रावधान है उनके संदर्भ में मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पहली की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352, और 352 के संदर्भ में मूल संविधान में 3 शर्तें निर्धारित की गई थी, 3 प्रावधान निर्धारित किए गए थे दोस्तों। पहला, बाह्य आक्रमण, अगर किसी दूसरे देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। दूसरा, भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गया। और तीसरा, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पीछे अपन ने क्वेश्चन सेशन जो रखा, क्वेश्चन सॉल्यूशन सेशन रखा, उसमें भी हालांकि इसको डिस्कस किया। वापस से बताता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत बार यहां से क्वेश्चन बने हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने। वापस से रिवाइज करवा देता हूं मैं आप लोगों को। जब 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट हुआ 1965 में, लेकिन दोस्तों 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो अनवरत रूप से 1966 तक जारी रही दोस्तों। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर डिस्प्यूट हुआ बांग्लादेश के विवाद को लेकर। उस वक्त फिर दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों। उस वक्त वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तीसरी बार लगा दोस्तों 25 जून 1975 को, 1975 को, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, आंतरिक अशांति के आधार पर। फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लगभग 17 माह तक तानाशाही पूर्वक शासन किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, और फिर आगे नई सरकार का गठन हुआ जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो आंतरिक शब्द, आंतरिक अशांति जो शब्द था भारतीय संविधान में, इस शब्द को दोस्तों 352 से हटा दिया गया। इसकी जगह नया शब्द जोड़ दिया गया और वो था सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबिलियन। दोस्तों, ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इनको जब अपन राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में जब अपन चर्चा करेंगे तो उस वक्त दोस्तों वापस से बिल्कुल फुल डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? ये 352 के संदर्भ में। अब 356 की बात करते हैं दोस्तों, अपन 356 की बात करते हैं। अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, जिसे अपन राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। अब दोस्तों, राष्ट्रीय शासन के संदर्भ में क्या प्रावधान है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? हाँ, बिल्कुल बेहतर जवाब दे रहे हैं समिता मीना जी। दिनेश प्रजापति कह रहे हैं कि सशस्त्र विद्रोह है। समिता मीना जी कह रहे हैं हटा दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों सब लोग, आप लोग। हरफुल सैनी जी नमस्कार सब लोगों को। संजय शर्मा जी, अजय जी, सब लोगों को ढेर सारा नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय शासन के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो दोस्तों, अगर किसी राज्य में हरफुल सैनी जी कह रहे हैं सर 25 जून है या 26 जून? 25 जून दोस्तों। आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आरएस प्री का जो 2018 में प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 25 जून 1975 डेट्स याद रखनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को। चलिए अपन चर्चा करें राष्ट्रीय शासन को लेकर के। दोस्तों, अगर भारत के किसी राज्य में
भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है जो उस राज्य की शासन व्यवस्था है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है, उस कंडीशन में या तो ऐसा देश के राष्ट्रपति को स्वयं को इस बात का विश्वास हो जाए या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को इस मामले में रिपोर्ट पेश कर दी जाए। दोस्तों, उस कंडीशन में देश के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार घोषित कर दिया गया, किन किन राज्यों में कितनी बार किया गया है, राजस्थान की स्थिति क्या है, किन परिस्थिति में उस राष्ट्रीय शासन को वापस हटाया जा सकता है, कितनी अवधि तक ये राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, इन तमाम मामलों की जो चर्चा है वो अपन जब प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग 15 घंटे अपन राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस वक्त इस सारे के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन। तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है दोस्तों वो है अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360, जिसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्या मतलब है, वित्तीय आपातकाल से क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर भारत की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में या तो बहुत कम स्तर पर चली गई हो, बिल्कुल कम हो गई हो, या फिर देश की जो मुद्रा है, रुपया, हमारी जो करेंसी है, इसका एक्सट्रीम डीवैल्यूएशन हो गया हो, अत्यधिक अवमूल्यन हो गया हो, उस कंडीशन में दोस्तों देश के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके वित्तीय काल का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों के, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार के इंफॉर्मेशन से अपने कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताते हैं, तो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि और बिल्कुल डेप्थ में जाकर के अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अगला जो प्रावधान है वो डिस्कस करते हैं अपन। प्रशासनिक विवरण, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसेप्ट्स हैं, वो जो प्रावधान है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। चलिए, और किन पर्टिकुलर देशों से क्या क्या प्रोविजंस भारतीय संविधान में शामिल किए गए उनको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों अपन। अगला आप लोग कहोगे सर ये क्या है दोस्तों, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और चूंकि बोरिस जॉनसन को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ये जो मैप आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मैप के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो दोस्तों ये मैप है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, और जाहिर सी बात है जब ये मैप है वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पिक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम अब चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया दोस्तों। तो चलिए पहला प्रावधान लेते हैं अपन। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से जो पहला प्रावधान शामिल किया गया है वो है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था को अपन डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था, अपन संसदीय शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की विधायिका, जिसे अपन संसद के नाम से जानते हैं, संसद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इन लोकसभा के चुनावों में जिस पर्टिकुलर पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिस पर्टिकुलर गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती हैं, और ज्यादा का मतलब क्या है,
अरे 50% प्लस 1 का कंसेप्ट, 273 का जो ये जादुई आंकड़ा है, ये पर्टिकुलर जिस पार्टी को प्राप्त होता है दोस्तों, उस पार्टी के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर उत्तरदायी शासन से क्या मतलब है? दोस्तों उत्तरदायी शासन से मतलब है कि जो भी सरकार है, आज नरेंद्र मोदी सरकार की अपन बात करें, चाहे स्टेट लेवल पर अशोक गहलोत सरकार की अपन बात करें, अगर मोदी सरकार की मैं बात करूं दोस्तों, तो मोदी सरकार अपने सारे कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों अगर लोकसभा में इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद के साथ देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस शासन व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं वो साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। अब साथ साथ तैरने और साथ साथ डूबने से क्या मतलब है दोस्तों? कि अगर सरकार के किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री के साथ संपूर्ण मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। अब आप लोग कहेंगे सर 3 प्रकार का कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व 3 प्रकार का कौन सा? पहला, सभी मंत्री आपस में उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, सभी मंत्री आपस में उत्तरदायी, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? संसदीय शासन व्यवस्था। एक और कंसेप्ट दोस्तों, यहां पर अगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है, उसी कंडीशन में उसको मंत्री बनाया जा सकता है। या तो वह सदस्य है, और अगर सदस्य नहीं है और अगर उसे मंत्री बना दिया गया है, तो आगे आने वाले 6 माह की अवधि में उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दोस्तों तो कहीं ना कहीं उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हर किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते। और अगर अपन चर्चा करें संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी, डोनाल्ड ट्रंप जब चाहे तब अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहां पर अनिवार्य है ये चीज कि या तो वह संसद के दोनों सदनों के किसी ना किसी सदन का वह सदस्य हो, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह की अवधि में उसके द्वारा किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दोस्तों क्लियर? अब संसदीय शासन व्यवस्था की दोस्तों अगर अपन बात करें, तो यहां पर 2 प्रकार की कार्यपालिका है, 2 प्रकार की कार्यपालिका। सब लोग फटाफट समझ गए होंगे कि मैं 2 प्रकार की कौन सी कार्यपालिका के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। पहला, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो देश के राष्ट्रपति, चूंकि ये जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में अगर अपन बात करें कि वहां नाम मात्र का शासक कौन होता है, तो वहां पर दोस्तों वहां का सम्राट या जो महारानी है वो ब्रिटेन के नाम मात्र के शासक होते हैं दोस्तों। वहीं अगर अपन वास्तविक कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें और भारत के संदर्भ में अपन बात करें, तो देश का प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। आप कहेंगे नाम मात्र और वास्तविक से क्या मतलब है? शासन की सभी शक्तियां प्राप्त तो देश के राष्ट्रपति को होती हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविक रूप से उन सभी शक्तियों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आर्टिकल 74 पढ़ा आपने कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
आर्टिकल 53 में अपन पढ़ते हैं कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां देश के राष्ट्रपति में निहित होंगी दोस्तों। क्लियर? वापस से देखिएगा, दो प्रकार की कार्यपालिका भारत में, पहली नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका के संदर्भ में अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो देश का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक, और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। क्लियर? ब्रिटेन के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो वहां का सम्राट या महारानी नाम मात्र के शासक, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां की जो मंत्री परिषद है वो वहां की वास्तविक कार्यपालिका होती है दोस्तों। क्लियर? चलिए अगला डिस्कस करते हैं अपन। दूसरा है दोस्तों विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ, विधि के शासन के संदर्भ में ब्रिटेन के एक महान विद्वान हुए डाइसी, और उन डाइसी के द्वारा ये रूल ऑफ द लॉ का कंसेप्ट दिया गया दोस्तों। क्लियर? रूल ऑफ द लॉ का कंसेप्ट दिया गया, विधि का शासन। दोस्तों आर्टिकल 14 की जब अपन चर्चा करेंगे, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ, ब्रिटिश विद्वान डाइसी के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया। और विधि के शासन की दोस्तों अपन बात करते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत कि विधि के समान सबको समान समझा जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई गरीब हो कोई कमजोर हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, सब लोगों के साथ विधि के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 में दोस्तों अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्विटी बिफोर द लॉ, इक्विटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। कोई व्यक्ति चाहे वे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज में रहता हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, विधि के द्वारा कानून के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चाहे व्यक्ति कितना पैसे वाला हो चाहे कितना गरीब हो, सबके साथ कानून जो विधि है वो समान व्यवहार करेगी दोस्तों। तो ये विधि का शासन अपन चर्चा करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के संदर्भ में जब अपन चर्चा करेंगे तो वहां पर आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चर्चा करेंगे जब अपन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रावधान कौन सा है? संसदीय विशेषाधिकार। अगला है दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार। अभी अपन ने बात की विधि का शासन की, और विधि के शासन में अपन ने क्या बात की दोस्तों कि हर व्यक्ति समान होगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, और वो अनुच्छेद है आर्टिकल 361, 361। 361 के संदर्भ में अगर अपन बात करें दोस्तों तो स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के राष्ट्रपति व राज्य के राज्यपाल को जब तक वह अपने पद पर है, जब तक वह अपने पद पर है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई फौजदारी या फिर किसी सिविल मामले में कार्यवाही नहीं की जा सकती दोस्तों। एक तरफ क्या कहता है भारत का संविधान कि विधि का शासन है, सब व्यक्ति समान है, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 361 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती दोस्तों।
क्लियर? स्मिता मीना, अंजना चौधरी, सब लोग कह रहे हैं कि 361। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग। सूर्य प्रकाश गोगा सर जी, अंजना चौधरी, संजय शर्मा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है दोस्तों आप लोगों के। दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि देश के राष्ट्रपति व राज्यपाल को तो है ही है, साथ में अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इन सबको उस सदन में, वह लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, उस सदन में बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो हमें भी है, अनुच्छेद 19 हमारे को स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई अनैतिक बात, अगर किसी प्रकार कोई विवादित बयान नॉर्मल किसी पर्सन के द्वारा अगर दे दिया जाता है तो उस संदर्भ में फटाफट राज्य के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन संसद के सदस्य वह लोकसभा के हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कोई वो विवादित बयान देते हैं तो उस प्रकार के बयान की दोस्तों, उस प्रकार के बयान को किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो यह भी एक विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ साथ जो संसद के सदस्य हैं उनको भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया फिक्स प्रोसेस है दोस्तों। अगर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है, अगर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है और उसके संदर्भ में अगर किसी नए कानून का निर्माण करना है, तो ऐसे तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया और वो कानून बन गया फाइनली। अध्यादेश के संदर्भ में बात नहीं कर रहा दोस्तों, ऑर्डिनेंस के संदर्भ में आप लोगों से बात नहीं कर रहा, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं और अगर किसी नए कानून का निर्माण करना हो तो उस कंडीशन में दोस्तों फिक्स विधि निर्माण की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि सबसे पहले किसी भी कानून को हम बिल, इंग्लिश में बिल कहेंगे, हिंदी में विधेयक कहेंगे, विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और वो किस प्रकार का विधेयक है, वो साधारण विधेयक है कि वह धन विधेयक है कि वह संविधान संशोधन विधेयक है। इस संदर्भ में अपन डिटेल में जब पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर बिल्कुल नॉर्मली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कानून है वो विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित वह विधेयक देश के राष्ट्रपति के पास जाता है और जब फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो दोस्तों वह विधि बन जाता है, वह कानून बन जाता है, वह लॉ बन जाता है। क्लियर? अगला प्रोविजन सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर डिस्कस कर चुके हैं अपन। अभी पीछे डिस्कस किया अपन ने सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर कि देश का प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए दोस्तों अगला, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दोस्तों भारत का संविधान एक प्रकार की नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। परी चौधरी, संजय शर्मा, सुरेश बुर्डक, नमस्कार सब लोगों को नमस्कार। दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है और वो है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता।
हम केवल भारतीय हैं, ऐसा कोई प्रोविजन थोड़ी है। हम राजस्थानी हैं, हम उत्तर प्रदेशी हैं, हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं, दो दो प्रकार की नागरिकता नहीं है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर दो प्रकार की नागरिकता है, दो प्रकार की सिटीजनशिप है। एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी राज्यों की नागरिकता दोस्तों। लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है और वो है सनी देओल का इंडियन, भारतीय, इंडियन। तो हमारे भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, वो दोस्तों कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब तक की क्लासेज में आप लोगों ने संविधान के स्रोतों को अगर पढ़ा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से पढ़ा होगा कि ये एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फैक्ट आधारित जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पुलिस कांस्टेबल, रीट और पटवार के एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन पीएसआई, आरएस और आईएएस के एग्जाम में एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन बनते हैं, और हो सकता है कि जो आरएस हैं, पीएसआई, आईएएस वाले जो लोग हैं, उनको इंटरव्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चन का फेस करना पड़ जाए दोस्तों। तो जब तक ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे, टिल दैट टाइम क्वेश्चन सही नहीं होंगे दोस्तों। क्लियर? चलिए अगला प्रोविजन, अगला प्रोविजन है लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा स्पीकर। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भी। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। जब संसद का अपन टॉपिक पढ़ते हैं और लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, तो वहां पर लोकसभा के दो पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कुछ बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए दोस्तों। हाँ, ओम बिड़ला, गौरव ठाकुर जी कह रहे हैं ओम बिड़ला। हाँ, अभी ओम बिड़ला जी हैं बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष। मैं चर्चा कर रहा हूं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सतीश मीना बिल्कुल इंडियन, संजय शर्मा, स्मिता मीना, सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे रहे हैं दोस्तों। फटाफट बताइए इसका। शाहरुख खान जी कह रहे हैं रीजनिंग क्लास कितने बजे होती है दोस्तों? जस्ट दोस्तों इसके बाद में जो अगली क्लास है, फटाफट जवाब। हाँ बिल्कुल, दिनेश प्रजापति ने जवाब दिया है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक का चुनाव किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, लोकसभा अध्यक्ष से अगली लोकसभा के चुनाव तक, जब तक अगला लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं आ जाता, टिल दैट टाइम अपने पद पर रहता है दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से देश के संविधान से लिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं अपन। दोस्तों अगले जो पिक जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उससे आप लोगों को इस बात का तो आइडिया हो गया होगा कि अगला जो चर्चा करने वाले हैं हम, वो कौन से देश के संविधान से संबंधित चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगले जो प्रोविजंस अपन डिस्कस करेंगे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से प्रोविजन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों।